everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 1 फरवरी। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से होगा क्या, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम डेली करते हैं उसको किस वे में पढ़ना है, सो दैट आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली. Second, as compared to consumer price index for industrial workers CPI IW, the WPI gives less weight to food articles. Which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आप मेरे साथ क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए सो दैट आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल कवर करेंगे उसको कवर करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। अब एक क्योट देख लेते हैं। क्योट क्या है हमारे पास? आई बिलीव इन इनोवेशन एंड दैट द वे यू गेट इनोवेशन इज यू फंड रिसर्च एंड यू लर्न द बेसिक फैक्ट्स। हिंदी में देखते हैं। मैं इनोवेशन में विश्वास रखता हूँ या करता हूँ और जिस तरह से आपको इनोवेशन मिलता है आप रिसर्च के लिए फंड देते हैं और आप बेसिक फैक्टर्स सीखते हैं। किसकी क्योट है ये? बिल गेट्स की। आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है। साइंस एंड टेक का कोई भी क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 3 में, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एसए में आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है। मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, तो प्लीज़ एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि हमारा जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 6.5% के रेट से ग्रो करेगा। मतलब ये बोला गया है कि जो पेंडेमिक की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, इश्यूज आए थे या फिर एक हमारी इकोनॉमी को किक लगा था, वो सभी ख़त्म हो चुका है और प्री कोविड ईयर से भी ज़्यादा बेटर वे से हम आज ग्रो कर रहे हैं। मतलब फॉलोइंग ईयर्स में प्री कोविड ईयर से भी ज़्यादा बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसा कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इंडिया की जीडीपी 6.5 प्रोजेक्ट की गई है कि 2023-24 में 6.5% ग्रो करेगी और इस साल के लिए प्रोजेक्शन रखा गया है एस्टिमेटेड 7%। इंडियन इकोनॉमी 22-23 में भी अपने आप को रिकपल कर चुकी है। जो लॉस कोविड टाइम्स में हुआ था उससे उभर चुकी है, अपने आप को रिन्यू कर चुकी है। जहां इकोनॉमी में ठहराव आ गया था वो ठहराव ख़त्म हो चुका है और जो भी पेंडेमिक टाइम्स में स्लो मूवमेंट हो गई थी वहाँ भी री एनर्जाइज्ड हमारी इकोनॉमी हो गई है। 23-24 में जो फाइनल ग्रोथ आएगी वो 6 से 6.8% की रेंज के बीच में आने के चांसेस हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से ये ट्रेजेक्ट्री जो है वो डिपेंड करती है, तो ये फिगर जो है वो चेंज हो सकता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारे सेंट्रल बैंक का एस्टीमेट 6.8% है रिटेल इन्फ्लेशन का 22-23 में, और हमारी टारगेट रेंज से बाहर है। हमारी टारगेट रेंज क्या है? 4 ±2%, ये हमारा इन्फ्लेशन की टारगेट रेट रहती है। तो इससे बाहर 6.8% प्रोजेक्शन रिटेल इन्फ्लेशन की रखी गई है, जो कि ज़्यादा है। तो इस आर्टिकल में आपको फिगर्स थोड़े सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी का क्या ट्रेंड चल रहा है। प्लस हम पढ़ते हैं थोड़ा सा जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी कंट्री के एक गिवन टाइम पीरियड में टोटल कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी फाइनल यूज़र के द्वारा खरीदे गए हैं या यूज़ किए गए हैं उनके मॉनेटरी मेजर को मेज़र करना ही जीडीपी कहलाता है। मतलब किसी भी कंट्री में कोई भी गिवन पीरियड दिया गया है, उस गिवन टाइम पीरियड में फाइनल यूज़र्स के द्वारा कितने मॉनेटरी टर्म्स में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना जीडीपी कहलाता है। जीडीपी के 4
की इंजन्स हैं ग्रोथ के। सबसे पहला क्या है, जो इंडियंस सिटीजन्स जो हैं, जो मनी अपने प्राइवेट कंजप्शन पे स्पेंड करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है, जो मनी गवर्नमेंट अपने करंट कंजप्शन पे स्पेंड करती है, जैसे सैलरीज और पेंशन्स देने में, इसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगला कौन सा है, ऐसा पैसा जो कि हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी को, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाती है, रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, ये सभी चीज़ें हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए की जाती हैं। तो ये जो पैसा लगता है इसको कहा जाता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारे, उनका नेट इफेक्ट, मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का नेट इफेक्ट, चाहे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो चाहे इंपोर्ट ज़्यादा हो, तो नेट एक्सपोर्ट्स और एनएक्स जिसे हम कहेंगे, ये चार इसके की फैक्टर्स हैं। जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। जीडीपी के मैंने आपको चारों कंपोनेंट्स बता दिए, उनका सम माइनस नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसके साथ साथ इस आर्टिकल में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई को इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ एक ये जो ग्राफ दिया गया है, इसमें इन्फ्लेशन का ट्रेंड दिखाया गया है कि जो डब्ल्यूपीआई था वो 5% मार्क से भी नीचे चला गया था दिसंबर 2022 में, और रिटेल इन्फ्लेशन जो था वो भी अपर टॉलरेंस लिमिट से कम हो गया था। तो दोनों चीज़ों के लिए, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के लिए ग्राफ दिया गया है, इसलिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की बात करें तो जो डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या मेज़र करता है, होलसेल बिजनेसेस बल्क में किए जाते हैं, तो वहाँ जो गुड्स जो बेचे जाते हैं उनका टोटल चेंज इन प्राइस मेज़र करना किसका काम है, डब्ल्यूपीआई का, या फिर किसके अंडर किया जाता है, वो डब्ल्यूपीआई के अंडर। ये डब्ल्यूपीआई जो इंडेक्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है। ये इंडिया में इन्फ्लेशन को मेज़र करने का सबसे मोस्ट वाइडली यूज तरीका है। इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है किस बेसिस पे, क्योंकि जो जनरल पब्लिक होती है वो प्रोडक्ट्स को होलसेल प्राइस पे नहीं खरीदती, ना ही होलसेल क्वांटिटी में खरीदती है और ना ही होलसेल प्राइस पे खरीदती है। इसलिए ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये जो इन्फ्लेशन दिखाता है ये रियलिटी नहीं है। बेस ईयर क्या यूज़ किया जाता है डब्ल्यूपीआई के लिए, बेस ईयर को रिवाइज कर दिया गया था, पहले यूज़ किया जाता था 2004 से 2005, लेकिन 2017 में इस बेस ईयर को 2011-12 कर दिया गया। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीपीआई की बात करें तो रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से किसी भी कमोडिटी के प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं उसको सीपीआई के द्वारा मेजर किया जाता है, और ये एनएसओ पब्लिश करता है। ये ध्यान रखना है आपको, कौन रिलीज या पब्लिश करता है। सीपीआई में क्या कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे जो भी कमोडिटीज़ और सर्विसेज हैं जिन्हें इंडियन कंज्यूमर अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं, जैसे फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के प्राइस में क्या डिफरेंस आया है, उन सभी को कैलकुलेट सीपीआई करता है। सीपीआई को काफ़ी सारे सब ग्रुप में बांटा गया है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउस एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर, इन सभी सब ग्रुप्स में इसको बांटा गया है। सीपीआई चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू, एग्रीकल्चर लेबरर के लिए सीपीआई एएल, रूरल लेबरर के लिए सीपीआई आरएल, और लास्ट में होता है सीपीआई रूरल अर्बन या फिर कंबाइंड। ये जो पहले तीन हैं इनको पब्लिश करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरनमेंट की लेबर ब्यूरो, लेकिन ये जो फोर्थ है सीपीआई कंबाइंड वाला, इसको एनएसओ के द्वारा कंपाइल किया जाता है, और एनएसओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। बेस ईयर क्या रखा गया है इसके लिए, 2012, और अभी 2000 इसका बेस ईयर जो है वो चेंज करके 2016 कर दिया गया है, मतलब पहले 2012 था, अब इसका चेंज करके नई सीरीज में 2016 ला दिया गया है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीआई डाटा ही यूज़ करती है। ये इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीआई डाटा का यूज़ करती है। अप्रैल 2014 में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CPI को इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए अडॉप्ट किया था। CPI और WPI में डिफरेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो प्रोड्यूसर के लिए क्या इन्फ्लेशन मार्केट में आया है उसको ट्रैक करता है, जबकि CPI कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए या फिर कंज्यूमर की नज़र से जो प्राइसेस में चेंज आया है उसको ट्रैक करता है। WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि CPI में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। और WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, जबकि CPI में फूड आइटम्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस इनके बीच में हो जाते हैं। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी थोड़ी सी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे डेली यूज़ की गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस बढ़ जाना, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे फूड के प्राइस बढ़ना, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स, इन सभी के प्राइस बढ़ने को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन हमारे जो डेली यूज़ की कमोडिटीज़ और सर्विसेज हैं उनमें क्या एवरेज प्राइस चेंज आया है इसको मेज़र करता है। इन्फ्लेशन ये इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्फ्लेशन ये इंडिकेट करता है कि हमारे किसी भी कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है, डिसेलरेट हो रही है। एक मोड अब ये भी नहीं कह सकते हम, क्या ये कहना चाहिए कि इन्फ्लेशन हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, इन्फ्लेशन एक मॉडरेट लेवल का हो तो वो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, सो दैट इकोनॉमी में प्रोडक्शन प्रमोट होती रहे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन 2 मेन इंडिसेस से मेज़र किया जाता है, WPI और CPI, मैंने आपको बता दिया, जो कि होलसेल और रिटेल लेवल प्राइस चेंजेस को मेज़र करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल पूरा अच्छे से समझ आया है। और जो मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब इस आर्टिकल को करने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख पाएंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि राजस्थान के MLA के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है हाई कोर्ट में। देखिए, ये आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है किसके खिलाफ क्या किया जा रहा है, आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपको इन टर्म्स पे ध्यान देना होगा। और इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिविलेज मोशन होता क्या है? कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, सो दैट वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर पाए। लेकिन कोई भी मेंबर अगर उन प्रिविलेजेस का या तो डिसरिगार्ड करते हुए पाया जाता है या फिर उनका मिसयूज़ करते हुए पाया जाता है, तो उसको प्रिविलेज का ब्रीच माना जाएगा और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्री लॉज के अंडर पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ये मोशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के MPs पे एप्लीकेबल होता है। और अगर कोई मेंबर ये नोटिस करता है कि कोई दूसरा मेंबर प्रिविलेज मोशन को ब्रीच कर रहा है, तो वो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चला सकता है, मूव कर सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऐसे राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज़ होती हैं और कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस होते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और ये जो राइट्स और इम्यूनिटीज़ होती हैं, जब इनका डिसरिगार्ड किया जाता है तो उस टाइम इस ऑफेंस को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाएगा और पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग उसके लिए सज़ा दी जाती है। अगर कोई भी नोटिस मोशन के फॉर्म में मूव किया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा, तो उसको माना जाएगा कि उस MP ने प्रिविलेज का ब्रीच किया है। कौन कौन से रूल्स हैं जो प्रिविलेज को गवर्न करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 है, ये 2 प्रिविलेजेस इसकी बात करता है। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। मतलब पार्लियामेंट में सभी MPs को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, अपने विचार व्यक्त करने का राइट दिया गया है। दूसरा, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनके पब्लिकेशन का राइट भी प्रोवाइड करवाया गया है। जो लोकसभा रूल बुक है उसका चैप्टर 20 का रूल नंबर 222 और राज्यसभा की जो रूल बुक है उसका चैप्टर 16 का रूल 187, वो इसी प्रिविलेज को गवर्न करती है। ये कोई भी मेंबर है वो स्पीकर और चेयरपर्सन के कंसेंट के साथ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का
क्वेश्चन रेज कर सकता है किसी भी मेंबर के खिलाफ। और ये रूल ये भी मैंडेट करता है कि जो भी नोटिस लाया जाएगा जहाँ प्रिविलेज का ब्रीच किया गया है, वो इंसिडेंट एक तो रिसेंट में ही हुआ हो और उसमें हाउस का इंटरवेंशन जरूरी हो। मतलब कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर रहा है तो वो हाउस का मैटर नहीं बनता है। जहाँ हाउस का इंटरवेंशन ज़रूरी हो, ऐसे ही केसेस को नोटिस लाना चाहिए और पार्लियामेंट में या फिर हाउस में उठाना चाहिए। प्रिविलेज कमेटी तैयार की जाती है। क्या होती है प्रिविलेज कमेटी? लोकसभा में स्पीकर जो हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, प्रिविलेज कमेटी, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं पार्टी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, रिस्पेक्टिव पार्टी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद हाउस के पास एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है उसकी कंसिडरेशन के लिए। स्पीकर उस रिपोर्ट को कंसिडर करते टाइम एक आधे घंटे की डिबेट को भी परमिट कर सकते हैं और फिर उसके बाद स्पीकर फाइनल ऑर्डर्स पास करेंगे या फिर ये डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि उस रिपोर्ट को हाउस के सामने रखा जाए। रिजोल्यूशन उसके बाद माना जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रीच है प्रिविलेज का, इसका जो रेजोल्यूशन है ये पास मान लिया जाएगा। राज्यसभा में ये काम डिप्टी चेयरपर्सन करते हैं, वो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को हेड करते हैं जिसमें 10 मेंबर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा की जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर्स होंगे, राज्यसभा वाली में 10 मेंबर्स होंगे। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रोल क्या होता है स्पीकर और राज्यसभा चेयरपर्सन का, चेयरमैन का? जो स्पीकर और राज्यसभा चेयरपर्सन है वो प्रिविलेज मोशन की फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी होते हैं। मतलब प्रिविलेज मोशन जब लाया जाता है हाउस में तो पहला काम किसका आता है? स्पीकर या फिर चेयरपर्सन का। स्पीकर और चेयरपर्सन ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रिविलेज मोशन है वो उन्हें खुद सॉल्व करना है या फिर उसे पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी के पास रेफर करना है। और अगर स्पीकर या फिर चेयरपर्सन जो है वो अपना कंसेंट अंडर रूल 222 के अंदर दे देते हैं तो जो मेंबर है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो अपनी शॉर्ट स्टेटमेंट उस मोशन के रिगार्डिंग दे पाए। आई होप आपको समझ आया होगा प्रिविलेज मोशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पीएम केयर फंड को पीएम नेशनल रिलीफ फंड की तरह ही एडमिनिस्टर किया जा रहा है। यही कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि पीएम केयर फंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीएम एनआरएफ फंड की तरह की जा रही है और दोनों ही ये जो फंड्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही फंड्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किए जाते हैं। लेकिन ये कहा गया है कुछ डिफरेंस भी है। सेंटर ने मानने से मना किया इस बात को, क्योंकि ये जो पीएम केयर फंड है ये डोनेशंस जो भी इसमें आती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाती। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है ये कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है क्योंकि डोनेशंस इसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाती है। और पीएम केयर जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह भी डिक्लेयर किया गया है अंडर द आरटीआई एक्ट। मतलब कोई भी पर्सन आरटीआई लगा के पीएम केयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है पीएम केयर को एक पब्लिक अथॉरिटी भी डिक्लेयर किया गया है। अब हम पीएम केयर और पीएम नेशनल रिलीफ फंड को डिटेल में देखेंगे। पीएम केयर फंड क्या है? गवर्नमेंट ने इस फंड को किसी भी टाइप की इमरजेंसी से या फिर कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक, इस टाइप की सिचुएशन से डील करने के लिए सेटअप किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड। ये जो फंड है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। और कौन कौन मेंबर हैं इसमें? डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। ये फंड्स जो है वो माइक्रो डोनेशंस को भी इनेबल करता है। मतलब अगर बहुत सारे लोग छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में भी कंट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं। इससे हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, मजबूत होंगी और हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिसर्च को भी एनकरेज कर पाएंगे। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा लगा पाएंगे। जो भी कंट्रीब्यूशन पीएम केयर फंड में किया जाएगा उसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माना जाएगा। सीएसआर एक्सपेंडिचर के तौर पे उसको क्वालिफाई किया जाएगा। अब सीएसआर क्या होती है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये जो टर्म है इसका जनरल मीनिंग ये होता है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनका एक इनिशिएटिव सो दैट जो भी उस कंपनी का इफेक्ट एनवायरनमेंट और सोशल वेलफेयर पे पड़ रहा है उसको एक्सेस करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने तरफ से कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना। और इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है सीएसआर का, ये कंपनीज एक्ट 2013 के क्लॉज 135 से गवर्न किया जाता है। मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है, आपको ये याद रखना है। इंडिया वर्ल्ड में ऐसी पहली कंट्री है जिसने सीएसआर को मैंडेट किया था, ज़रूरी किया था, सो दैट एक फ्रेमवर्क भी लाए थे इसके साथ साथ कि पोटेंशियल सीएसआर एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में कौन कौन सी हैं। सीएसआर प्रोविजंस जो हैं वो उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होता है, या फिर नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है, या फिर नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। उन कंपनीज पे सीएसआर प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि हर कंपनी एक सीएसआर कमेटी सेटअप करेगी जो सीएसआर पॉलिसी को रेगमेंट करेगी टाइम टू टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसको उस पॉलिसी को टाइम टू टाइम मैनेज और मॉनिटर भी करेगी। इस एक्ट में कंपनीज को ये कहा गया है कि पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट उनका है, नेट प्रॉफिट, उसका 2% उन्हें सीएसआर एक्टिविटीज़ पे भी स्पेंड करना मैंडेटरी है। जो इंडिकेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी के द्वारा की जाएंगी अंडर सीएसआर, उनके लिए एक एक्ट में अलग से शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल 7। एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म करने का हो रहा हो काम, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी या फिर विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करें, ह्यूमन एचआईवी को, ये जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, या फिर कुछ और इस टाइप की काफ़ी डेंजरस डिजीज़ को कॉम्बैट करने के लिए आप कुछ करें, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ करें, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उसमें कंट्रीब्यूशन आप करें, या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में आप कंट्रीब्यूशन करें, सो दैट हमारी कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसीज, माइनॉरिटीज़ और वीमेन के लिए वेलफेयर के लिए उनके फंड मिल पाए। ये सभी किसके अंडर आ जाएंगे? सीएसआर एक्टिविटीज़ के अंदर। अब बात कर लेते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बारे में, और इसको कब बनाया गया था? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जनवरी 1948 में एक अपील कर रहे थे। उस टाइम जो पर्सन्स पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड होके आए थे हमारी कंट्री में आफ्टर द पार्टीशन, उनको असिस्ट करने के लिए, पब्लिक कंट्रीब्यूशन के लिए इस फंड को लाया गया था, जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। जो इसके रिसोर्सेज थे अब किस काम में लिए जाते हैं? अब इनको जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ से अफेक्ट होने वाली फैमिलीज़ हैं उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए। नेचुरल कैलामिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, और जो भी मेजर रोड एक्सीडेंट या फिर रायोट्स के विक्टिम हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए। जो भी पीएम एनआरएफ का जो असिस्टेंस है उसको पार्शल डिफ्रे के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे हार्ट सर्जरीज में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, कैंसर ट्रीटमेंट में। की फीचर क्या है इसके? ये जो फंड है इसकी डिसबर्समेंट प्राइम मिनिस्टर के प्रायर अप्रूवल के साथ की जाती हैं। ये नेशनल रिलीफ फंड पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था। इस फंड को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एक ट्रस्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मैनेज करते हैं, और काफ़ी नेशनल कोजेज़ के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट या डेलीगेट करते हैं। पीएम एनआरएफ को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी एग्जेम्प्ट किया गया है, इसके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं जिनको बाकी ऑफिसर्स या फिर स्टाफ असिस्ट कर सकता है। ये जो कंट्रीब्यूशन होंगे पीएम एनआरएफ में, ये भी सीएसआर स्पेंडिंग के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे, सो दैट उन कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ टैक्स एग्जेम्पशंस उनको मिल जाते हैं। अब ये जो सरप्लस फंड होते हैं पीएम एनआरएफ की, उनको कैसे यूज़ किया जाता है? जनरली बात करें तो इन फंड्स को इमीडिएटली या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिसबर्स कर दिया जाता है। जो बैलेंस होता है इन फंड्स का उनको
डिफरेंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर अदर एजेंसीज में सस्टेनेबिलिटी के लिए डाल दिया जाता है। कौन कौन से कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किए जाते हैं प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में? हमने उसमें देखा प्रधानमंत्री केयर फंड में, उसमें तो छोटी से छोटी डिनोमिनेशन भी आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ केवल वॉलंटरी डोनेशंस एक्सेप्ट की जाती हैं इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस की, और जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गवर्नमेंट के बजटरी सोर्सेज से आता है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से कोई बैलेंस शीट आती है, तो उसको यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का पैसा यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ही अपील करेंगे इस फंड में डोनेशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। PMNRF और PM केयर फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि PM केयर फंड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, और PM केयर फंड को एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह डिक्लेयर किया गया है अंडर RTI एक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है कि मुस्लिम वीमेन को अगर खुला चाहिए अपने हस्बैंड से तो वो केवल फैमिली कोर्ट्स इशू कर पाएंगी। अभी तक क्या था कि मुस्लिम वीमेन जो हैं वो प्राइवेट बॉडीज़ के पास पहुंच के, जैसे कि शरीयत काउंसिल के पास पहुंच के वहाँ से भी खुला ले सकती थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। अब ये कह दिया गया है कि मुस्लिम वीमेन केवल फैमिली कोर्ट्स को अप्रोच करके ही खुला ले सकती हैं, और खुला सर्टिफिकेट जो प्राइवेट बॉडी के द्वारा इशू किए गए हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे एज पर द लॉ। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए, एक तो खुला के बारे में कि खुला है क्या, दूसरा फैमिली कोर्ट्स के बारे में। तो खुला के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में मुस्लिम वीमेन अगर डिवोर्स लेना चाहती है तो उसके पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। पहला मेथड है कि जो डाइवोर्स है वो म्यूचुअल कंसेंट से हो, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मुबारत। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहें तब उस प्रोसेस को कहा जाएगा मुबारत। दूसरा तरीका क्या है कि मुस्लिम वीमेन खुला के हेल्प से, खुला के तरीके से डाइवोर्स ले सकती है अगर वो चाहती है कि मैरिज टर्मिनेट हो जाए। और ये जो खुला की प्रोसेस है इसको वाइफ इनिशिएटेड तलाक भी कहा जाता है। अभी तक क्या होता था, जो उलेमाज होते थे, मेनली जो हनाफी स्कूल वाले, वो खुला को इस टाइप से इंटरप्रेट करते थे कि खुला के लिए भी, खुला ऑल्दो वाइफ इनिशिएटेड तलाक है, लेकिन इसके लिए भी वाइफ रिक्वेस्ट करेगी अपने हस्बैंड को, सो दैट हस्बैंड उसे परमिशन दे कि वो खुला ले पाएगी। मतलब एक तरह से वाइफ यहाँ भी अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड हो जाती है। कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना एक मुस्लिम वीमेन यूनिलेटरी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स तभी दे सकती है जब उसके हस्बैंड उसे डिवोर्स देने का राइट दे दे। मतलब यहाँ भी वो राइट हस्बैंड ही उसे प्रोवाइड करवाएगा। अगर वो मना कर देता है, हस्बैंड खुला की परमिशन देने के लिए, खुला का राइट देने के लिए मना कर देता है, तो वीमेन के पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच करे और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंडर डाइवोर्स ले। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं फैमिली कोर्ट्स के बारे में। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 उसने प्रोवाइड करवाया इस्टेब्लिशमेंट के लिए फैमिली कोर्ट्स की। मैंने आपको बताया फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 इसने फैमिली कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोवाइड करवाया, सो दैट हम कंसीलिएशन को, मतलब फैमिलीज को जोड़े रखने को प्रमोट कर सकें, और जो भी डिस्प्यूट्स मैरिज और फैमिली अफेयर से रिलेटेड हैं उनका एक स्पीडी सेटलमेंट करवाया जा सके। जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट की कंकरेंस के साथ एक या एक से ज़्यादा पर्सन को फैमिली कोर्ट का जज या जजेस बना सकती है। सोशल वेलफेयर एजेंसीज़ की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट फैमिली कोर्ट में किन किन लोगों को एंगेज कर सकती है? सोशल वेलफेयर में कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज है उसको, कोई भी जो ऐसा प्रोफेशनल पर्सन जो उस फैमिली के
वेलफेयर को प्रमोट करने में एंगेज्ड है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सोशल वेलफेयर की फील्ड में काम कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो फैमिली कोर्ट के साथ एसोसिएशन में है, उन सभी को फैमिली कोर्ट में अलाउ किया जा सकता है। फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया। ये क्या था? इस बिल के हेल्प से जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ फ्रॉम 15 फरवरी 2019 और जो नागालैंड है वहाँ 12 सितंबर 2008 से फैमिली कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया। ये क्यों दिया गया? केवल इन 2 स्टेट्स में। मैं आपको पूरा बताती हूँ। इस जो अमेंडमेंट है इसने सेक्शन 3A ऐड किया, इंसर्ट किया, सो दैट ये रिट्रोस्पेक्टिवली सभी जो एक्शंस है उनको वैलिडेट कर देगा। जो भी हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिए गए थे उनको वैलिडेट कर देगा। और जो भी फैमिली कोर्ट्स हैं जिन स्टेट्स के जहां फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022 से पहले फैमिली कोर्ट बने हुए हैं, उन सभी को वैलिडेट करने का काम ये अमेंडमेंट एक्ट कर देगा। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देती है, तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले तक अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया जाता है, दैट मीन्स पिछले 10 साल से अब तक जितना भी काम हुआ है उसके ऊपर वो लॉ लागू हो जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है। इस बिल के अकॉर्डिंग जो फैमिली कोर्ट के जज होंगे उनका अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगी अंडर दिस एक्ट इन दिस 2 स्टेट्स। क्या ज़रूरत थी इस अमेंडमेंट को लाने की इन 2 स्टेट्स में? वैसे तो हमारी कंट्री में 715 फैमिली कोर्ट्स हैं 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, और इनमें 715 में हिमाचल प्रदेश के 3 फैमिली कोर्ट्स और नागालैंड के 2 फैमिली कोर्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन हिमाचल और नागालैंड में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया था, जिससे ये जो कोर्ट हैं ये एक्ट मतलब फोर्स में लाए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया था, इसलिए क्योंकि फैमिली कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, सेंटर का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के फैमिली कोर्ट्स में, इसलिए इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। ऐसा ही सेम नागालैंड के केस में भी हुआ। इसलिए इन फैमिली कोर्ट्स को अपनी नोट देने के लिए सेंटर ने ये अमेंडमेंट एक्ट लाया, सो दैट इनको वैलिडेशन दी जा सके। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा फैमिली कोर्ट के बारे में। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। मैं फिर से कहूँगी, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 मोर नए जजेस को रेकमेंड किया है। तो यहाँ हमारे लिए कॉलेजियम के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कॉलेजियम के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से 2 जजेस हैं, उनका नाम देख लेते हैं। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपको थोड़ा सा अपडेशन रहना चाहिए। जस्टिस राजेश बिंदल एंड जस्टिस अरविंद कुमार। तो जस्टिस बिंदल के चॉइस के ऊपर कॉलेजियम का रीज़न ये है कि ये ऑल इंडिया सीनियरिटी हाई कोर्ट के जजेस की जो होती है उसमें नंबर 2 पे आते हैं, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज रह चुके हैं। तो इनको बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज। तो कॉलेजियम के बारे में पढ़ना हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की बात की जाती है, और ये ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से आया है, ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा आया है। ये आया है सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के थ्रू, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू टाइम के साथ ये इवॉल्व हुआ है। कैसे इवॉल्व हुआ है? सबसे पहले आया था फर्स्ट जजेस केस 1981 में। इसने क्या कहा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रेकमेंडेशन है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, ये प्राइमेसी है, मतलब यही प्राइम है, और इसको केवल कोजेंट रीजंस पे रिफ्यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रेकमेंडेशन होगा वही फाइनल होगा। जो रूलिंग है इसने जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी को
प्रायोरिटी दे दी और ऐसा ही अगले 12 साल तक चलता रहा। उसके बाद सेकंड जजेस केस आया 1993 में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सेकंड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होता, कंसल्टेशन का मतलब होता है कंकरेंस। मतलब कंसल्टेशन वर्ड अगर कहीं यूज हो रहा है दैट मीन्स आपको उनकी बात कंकरेंटली माननी पड़ेगी। और ये कह दिया कि केवल सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन ही मैटर नहीं करता, बल्कि इनके साथ जो कॉलेजियम में 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन दोनों का भी ओपिनियन मायने रखता है। थर्ड जजेस केस जो 1998 में लाया गया उसमें क्या कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट रेफरेंस लेते हैं अंडर आर्टिकल 143, उसके अंडर कॉलेजियम को एक्सपेंड कर दिया गया और उसको एक 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया जिसमें सीजीआई होंगे और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट कुलीग्स होंगे उनके सुप्रीम कोर्ट के। कॉलेजियम सिस्टम को हेड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को हेड करेंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ कोर्ट के 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे। हाई कोर्ट के कॉलेजियम को हेड करेंगे वहाँ के चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट में 5 होंगे टोटल, हाई कोर्ट में 3 होंगे। जो जजेस होंगे हायर जुडिशरी के उनको केवल कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंट किया जाएगा और गवर्नमेंट का रोल बाद में आएगा जब कॉलेजियम नाम डिसाइड करके गवर्नमेंट के पास भेजेगा। मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का रोल बाद में आता है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर क्या है? सीजीआई के लिए प्रोसीजर ये रखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई को और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। जहाँ तक सीजीआई की बात है तो जो जाने वाले सीजीआई हैं वो ही अपने सक्सेसर को रेकमेंड करके जाते हैं। मतलब जो रिटायर होने वाले हैं वही अपना सक्सेसर रेकमेंड करते हैं। प्रैक्टिस में क्या देखा गया है कि मेनली सीनियरिटी के बेसिस पे सीजीआई बनाए जाते हैं, लेकिन ये सीनियरिटी बेसिस को 1970s में ओवरकम कर दिया गया, हटा दिया गया और जो सीनियर मोस्ट जज थे उनके अलावा भी दूसरे जज को सीजीआई बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रपोजल होता है वो सीजीआई इनिशिएट करते हैं। सीजीआई बाकी कॉलेजियम मेंबर के साथ पहले डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं और जिस हाई कोर्ट से उन जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना है वहाँ के सीनियर मोस्ट जज से भी कंसल्ट करने के बाद ही जो सीजीआई है वो अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करते हैं राइटिंग में और उसको फाइल बना के लॉ मिनिस्टर के पास भेजा जाता है। फिर लॉ मिनिस्टर जो है उसे प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर लास्ट में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको सबसे पहले तो वो जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज बनाने जाएंगे वो उसी स्टेट के मेंबर या फिर सिटीज़न या फिर डोमिसाइल उनकी वहाँ की नहीं होनी चाहिए। ये एक नॉर्म रखी गई है, पॉलिसी रखी गई है। हाई कोर्ट के जजेस को कॉलेजियम ही रेकमेंड करता है जिसमें सीजीआई होंगे उस हाई कोर्ट के और वहाँ के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये जो प्रपोजल है इसको आउटगोइंग सीजीआई ही इनिशिएट करते हैं अपने सीनियर मोस्ट कोलीग्स के साथ कंसल्ट करके। फिर रेकमेंडेशन को चीफ मिनिस्टर के पास भेजा जाता है जो कि गवर्नर को एडवाइस करते हैं सो दैट जो फाइनल प्रपोजल है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास भेजा जा सके। कुछ इश्यूज भी रिलेटेड हैं कॉलेजियम सिस्टम से। क्या क्या इश्यूज हैं कॉलेजियम सिस्टम में? एग्जीक्यूटिव को एक्सक्लूड करना। जो एग्जीक्यूटिव को कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस से, उसकी वजह से ये जो जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो एक कंप्लीट सीक्रेसी में होने लगी है। मतलब ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ख़त्म हो गई है। ऑल्सो ये लोग अकाउंटेबल भी नहीं है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के, जिसकी वजह से राइट कैंडिडेट की जगह रॉन्ग चॉइस भी कई बार हो जाती है। चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो किसी भी कैंडिडेट को सीजीआई की पोस्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं करवाता, जिससे कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप रह जाता है और जुडिशियल सिस्टम में नॉन ट्रांसपेरेंसी भी इससे लीड हो जाती है जो हमारे लॉज के रेगुलेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और क्या क्रिटिसिज्म है इसका?
ये प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस के अगेंस्ट भी है, क्योंकि वो जो ये प्रिंसिपल है चेक एंड बैलेंसेस वाला, वो इस सिस्टम में वायलेट हो जाता है। इंडिया में तीनों ऑर्गन्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, सो दैट कोई भी ऑर्गन अपनी एक्सेसिव पावर यूज़ ना कर पाए। लेकिन कोलेजियम सिस्टम जो है वो जुडिशरी को इमेंस पावर दे रहा है, सो दैट चेक एंड पोजेस का कोई भी स्कोप यहाँ नहीं बचता है। ये क्लोज डोर मैकेनिज्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और क्लोज डोर अफेयर हो जाता है। पब्लिक को इसकी कोई नॉलेज नहीं होती, कॉलेजियम कब मीट होता है, कैसे इसके डिसीजन लिए जाते हैं, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक के पास निकल के नहीं आती है। और कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स की कोई भी ऑफिशियल माइन्यूट्स भी नहीं होती, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। यहाँ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाता है। हमने देखा है विमेन जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है हायर जुडिशरी में, ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा कॉलेजियन सिस्टम के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी का टॉपिक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसका नाम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, उसके आने के बावजूद भी, उसके बेनिफिट्स के बावजूद भी आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस स्कीम के बारे में पढ़ना। आयुष्मान भारत PMJAY क्या स्कीम है? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फुली फाइनेंस की जा रही है। इसको फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं फॉर सेकेंडरी केयर एज वेल एज टर्शरी केयर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर क्या प्रोवाइड करवाने की बात की गई है? जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो हॉस्पिटल में कैशलेस और पेपरलेस सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट पैकेज में सर्जरी, मेडिकल और डे केयर ट्रीटमेंट, मेडिसिन की कॉस्ट, डायग्नोस्टिक सब कुछ इंक्लूड किया गया है। जो पैकेज रेट हैं वो उनका मतलब क्या है पैकेज रेट का, कि ऐसे रेट जिसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है, सभी प्रोडक्ट और सर्विस का चार्ज एक साथ बताया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को अलग से सेपरेटली चार्ज नहीं किया जाता। ये ऑल्दो फ्लेक्सिबल होते हैं चार्जेस, लेकिन हॉस्पिटल जो है वो एक फिक्स रेट से ज़्यादा बेनिफिशियरी से चार्ज नहीं कर सकते। बेनिफिशियरीज कौन कौन हो जाएंगे इस स्कीम के? ये जो स्कीम है ये ऐसे बेनिफिशियरीज को टारगेट करती है जिन्हें लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। एक बार जब डाटाबेस के द्वारा इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो बेनिफिशियरी को इंश्योर कर दिया जाएगा और वो किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। फंडिंग कैसे की जाएगी? फंडिंग स्टेट्स के लिए 60-40 के रेशियो में की जाएगी। यूटीज़ जिनका खुद का लेजिस्लेचर है उनकी भी 60-40 की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 90-10 का रेशियो रहेगा और जिन यूनियन टेरिटरीज़ का कोई लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ 100% सेंट्रल फंडिंग रहेगी। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक ऑटोनोमस एंटिटी के तौर पे अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सो दैट सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। स्टेट हेल्थ एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्स बॉडी होगी जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्या क्या चैलेंजेस है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में? सबसे पहला चैलेंज है कोऑपरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट्स को 40% इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए स्टेट के साथ हार्मोनाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो स्टेट में एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इंटीग्रेट करना भी ज़रूरी हो जाता है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने अभी तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो बर्डन ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट एक कॉन्टेस्टेड एरिया हो जाता है केयर प्रोवाइडर और सेंटर के बीच में, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल ऐसे हैं जो प्रॉफिट के लिए ही चल रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के प्रपोजल को अनवायबल मानते हैं। इनएडिक्वेट हेल्थ कैपेसिटीज़ की बात करें
तो काफ़ी पब्लिक हेल्थ सेक्टर हेल्थ कैपेसिटीज़ इल इक्विप्ड हैं, मतलब वहाँ नेसेसरी पार्टनरशिप की ज़रूरत है और वो केवल प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके की जा सकती है। ऐसे सर्कमस्टांसिस पे जो प्रोवाइडर्स हैं उनको अपनी सर्विसेज के लिए अकाउंटेबल भी तभी ठहराया जा सकता है। अननेसेसरी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे ही लोगों को ये इंश्योरेंस मिल जाता है तो लोग जो हैं वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट लेने के लिए चले जाते हैं, जिसकी इतनी अर्जेंट ज़रूरत या फिर इमरजेंसी ज़रूरत नहीं होती। अचीवमेंट्स की बात करें इस स्कीम की तो पुअर लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई है ये। इस स्कीम के 200 डेज के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही मोर देन 20.8 लाख पुअर और डिप्राइव्ड लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है और 5000 करोड़ से ज़्यादा का फ्री ट्रीटमेंट रिसीव किया। कोविड-19 के टाइम पे ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो एक की फीचर है वो है पोर्टेबिलिटी, जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर किसी भी कंट्री के हमारी कंट्री के किसी भी हॉस्पिटल में इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो ले पाए, चाहे उनका स्टेट ऑफ रेजिडेंस कोई भी था। तो उस टाइम पे इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारे आत्मनिर्भर भारत को बॉस्टर कर सकती है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कहेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है, क्योंकि शिप बिल्डिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप हैं और ये रिमोट कोस्टल और रूरल एरियाज़ में काफ़ी जॉब क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में, दूसरा हमारे यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है उसके बारे में। तो सबसे पहले इंडिया का शिपिंग स्टेटस देखें तो इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको यूनियन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963। केवल एक एक्सेप्शन है इसमें, इन्नोर पोर्ट, जो कि कंपनीज एक्ट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। कार्गो का ट्रैफिक 2007 से 2017 के बीच में 7.4% की स्पीड से इंक्रीज हुआ है। जो मेजर ट्रैफिक चंक है वो मेजर पोर्ट से नॉन मेजर पोर्ट्स पर शिफ्ट हुआ है। 2007 में 28% ट्रैफिक नॉन मेजर पोर्ट्स पे रहता था, लेकिन 2017 तक 45% जो ट्रैफिक है वो नॉन मेजर पोर्ट्स पर रहने लगा। अब हमारे शिपिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के अंडर 100% FDI अलाउ कर दी गई है। इम्पोर्टेंस क्या है शिपिंग की, हमारी इतनी बड़ी वास्ट कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और हमारा कंट्री का 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम सी के ऊपर डिपेंड है और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी जुड़ी हुई है। ये हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पोर्ट्स जो हैं वो जनरल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का प्राइमरी कंपोनेंट है और हमारे कार्गो ट्रैफिक को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 24-25 तक हमारा कार्गो ट्रैफिक 2500 मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगा। और पोर्ट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स के थ्रू ब्लू इकोनॉमी भी एनहांस होती है, फिशिंग, टूरिज्म और पैसेंजर सपोर्ट की वजह से। जो पोर्ट्स हैं ये लॉजिस्टिक चेन्स में भी एक की कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। इनका ऑपरेशन हमारी इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, फाइनल इंपोर्ट प्राइस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद, इन सभी पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जो पोर्ट्स होते हैं जिनकी हाई कैपेसिटीज़ होती हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लो टर्न अराउंड टाइम के साथ हैंडल कर सकती हैं और उनके क्लियरेंस में भी कम टाइम लगता है, मतलब फास्ट क्लियरेंस उनका हो सकता है। हमारे सेक्टर में हमारे यहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट्स हैं वो ट्रस्ट की तरह काम करते हैं और अभी भी हमारे पोर्ट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हैं, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी पे हैं, पुराने मॉडल के पोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से पोर्ट ट्रस्ट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट जो हैं वो टर्मिनल ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं, जिससे हाइब्रिड मॉडल बन जाता है।
मतलब टर्मिनल ऑपरेशंस भी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, तो दो काम करेंगे तो हाइब्रिड मॉडल की तरह काम करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ शिप्स का टर्न अराउंड टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। सिंगापुर की बात करें तो वहाँ शिप का टर्न अराउंड टाइम 1 दिन से भी कम है, जबकि इंडिया में ये 2 दिन से भी ज़्यादा है। तो यहाँ हाई टर्न अराउंड टाइम देखा जा सकता है। हमारे पोर्ट्स ऐसे नहीं हैं कि जो लार्ज कंटेनर्स को हैंडल कर पाएँ, इसलिए शिप्स को रीरूट किया जाता है, जिसकी वजह से कार्गो की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब इंडिया कोलंबो पे डिपेंड है, क्योंकि कोलंबो का बहुत बड़ा पोर्ट है, वहाँ लार्ज कंटेनर्स हैंडल किए जा सकते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे कोलंबो को यूज़ करना मतलब हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट प्लस इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों इंक्रीज़ हो जाती हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है? रेगुलेशन के साथ आती है, क्योंकि मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफ़ी रिजिड रेस्ट्रिक्टिव कैबोटेज लॉज हैं। कैबोटेज लॉज का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो जिस कंट्री की कंपनी है उससे दूसरी कंट्री में जाके वो ट्रेड कर सके, इसको कहा जाता है कैबोटेज राइट्स। तो ये काफ़ी रिजिड और रेस्ट्रिक्टिव हैं। स्पिलेज और लीकेज की जो प्रॉब्लम है, जब कार्गो को लोड और अनलोड किया जाता है उसकी वजह से ऑयल स्पिल होता है, पॉल्यूशन होता है, वो भी एनवायरमेंटल लॉज और स्टैंडर्ड के साथ हमारी पुअर एडहेरेंस का कॉमन रीज़न है। गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट ले रही है? यूनियन कैबिनेट ने एक न्यू मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट अप्रूव किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट अब जो पोर्ट्स होंगे उनको पर मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल के बेस पे चार्ज किया जाएगा या फिर हैंडल किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रोस रेवेन्यू बेस्ड ऑन टैरिफ। इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2016 वाला ये ज़्यादा ऑटोनोमी प्रोवाइड करवाता है और मेजर पोर्ट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसी एक्ट के अंडर एक एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाने की भी मतलब कमांड दी जाती है। 2020 में अमेंडमेंट किया गया, जिससे कि डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा बढ़ा दी गई और एक अप्रूवल दिया गया है कि एक वधावन लैंड रोड मॉडल पे मेजर पोर्ट इंडिया में सेटअप किया जाएगा, जो इंडिया का बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा। तो ये सभी अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत जो है, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया को वर्ल्ड को जब डील करने की बात आए तो इंडिया पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। ये ना ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, ना ही आइसोलेशनिस्ट, मतलब ना ही हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने कार्गो का, अपने प्रोडक्ट्स का, ना ही हम वर्ल्ड से आइसोलेट होने की बात कर रहे हैं। 2020 में गवर्नमेंट ने स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ का मतलब है इंडिया के जीडीपी का 10%, सो दैट आत्मनिर्भर भारत अभियान को स्टार्ट किया जा सके। इसके 5 पिलर्स रखे गए: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में थोड़ा सा था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक फार्मा मार्केट है वो 2030 तक $130 बिलियन टच कर जाएगा। तो हमारे यहाँ फार्मा मार्केट की हालत बहुत ख़राब है, उसमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टारगेट्स अचीव अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर का स्टेटस देख लेते हैं। इंडियन फार्मा सेक्टर, इंडिया जेनरिक ड्रग्स ग्लोबली प्रोवाइड करवाने वाली लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब जेनरिक ड्रग्स को ग्लोबली प्रोवाइड करवाने वाला इंडिया लार्जेस्ट प्रोवाइडर है। ओवर 50% जो वेरियस वैक्सीन की डिमांड है वो इंडिया सप्लाई करता है। यूएस में 40% जेनरिक मेडिसिन की डिमांड को इंडिया प्रोवाइड करवाता है और यूके में 25% मेडिसिन इंडिया से जाती हैं। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो एस्टिमेटेड है US $40 बिलियन के ऊपर, और फार्मा कंपनीज जो हैं वो इसके साथ साथ $20 बिलियन भी एक्सपोर्ट करती है। मेडिसिन इतने की एक्सपोर्ट की जाती है और हमारी मार्केट की वैल्यू ऑलमोस्ट $40 बिलियन है। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो है $1.27 ट्रिलियन, तो उसका बहुत छोटा पोर्शन इंडिया कवर करता है।
ऑल्दो इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात करें तो 3rd रैंक पे आता है, लेकिन वैल्यू की बात करें तो 14th रैंक पे इंडिया आता है। इंडिया 30% से ज़्यादा ग्लोबल जेनरिक मार्केट का शेयर होल्ड करता है, लेकिन न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी स्पेस में हमारा शेयर 1% से भी कम है। अब ये न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी स्पेस क्या है? न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी एक ऐसा नोवल कंपाउंड है जो पहले ह्यूमंस में यूज़ करने के लिए अप्रूव नहीं किया गया था। अभी रिसेंटली उसको अप्रूव किया गया है, लेकिन इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम इसके अंदर जो है वो अपना शेयर इंक्रीज कर पाएँ। इकोनॉमिक सर्वे 2021 वाला जो आया था उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वो एस्टिमेटेड 3 टाइम्स ग्रो करनी चाहिए इन द नेक्स्ट डिकेड। इश्यूज़ क्या हैं हमारे इंडियन फार्मा सेक्टर के साथ? सबसे पहला इशू है लैक ऑफ कैपेबिलिटीज इन इनोवेशन स्पेस। इंडिया मैन पावर और टैलेंट में काफ़ी रिच है, लेकिन इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह जाता है। गवर्नमेंट को रिसर्च इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडिया के इनोवेशन को ग्रो करवाना चाहिए। गवर्नमेंट को क्लिनिकल ट्रायल्स को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मार्केट्स। इंडिया दूसरी कंट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है एपीआई और अदर इंटरमीडिएट्स के लिए। हमारा 80% एपीआई जो है वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए इंडिया जो है वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन का शिकार हो जाता है और प्राइस फ्लक्चुएशन जब भी आती है तो भी इंडिया को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करेंगे, इंटरनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम सप्लाई को स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्वालिटी कंप्लायंस इंक्वायरी। क्वालिटी कंप्लायंस की बात करें तो 2009 से फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा इंस्पेक्शन कर चुका है। इसलिए हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट हमारा जो कैपिटल है वो दूसरे डेवलपमेंट एरियाज़ में भी लग सके और जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो पाए। अगला इशू क्या है? लैक ऑफ स्टेबल प्राइसिंग एंड पॉलिसी एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंटली और अनएक्सपेक्टली डोमेस्टिक प्राइसिंग पॉलिसी चेंजेस आते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशंस में एक वॉग एनवायरनमेंट बन जाता है, शक का, डाउट का एनवायरनमेंट बना रहता है। हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर में इनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी आज की ज़रूरत है वो क्या है कि हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के यूज़ को बढ़ाना चाहिए। और इनोवेशन किसी भी बिजनेस के कोर में लाई करता है, इसलिए ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इंडिया को अगर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल स्पेस में बने रहना है तो हमें अपने इनोवेशन पे ध्यान देना होगा। इंडिया इनोवेशन स्पेस में अगर उतरता है तो केवल हमारी कंट्री की है हेल्प नहीं होगी, बल्कि सस्टेनेबल रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे और हमारी जो हेल्थ केयर नीड्स हैं उनके लिए हम न्यू सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिजीज़ बर्डन हम इससे कम कर पाएंगे और हाई स्किल्ड जॉब हम ला पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे और हमारे 2030 तक USD 10 बिलियन एडिशनल एक्सपोर्ट्स इससे इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे चाइना जैसी कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई है और जेनरिक मेडिसिन को स्किप करते हुए एक बहुत एडवांस डेवलपमेंट उन्होंने की है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं हमारे फार्मा सेक्टर के लिए? सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम लाई है, उसका 500 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले रखा गया फाइनेंशियल ईयर 21-22 से 25-26 तक। अगला क्या है? फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। नवंबर 2021 में हमारे पीएम ने फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट को इनोग्रेट किया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, जहां नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स साथ में आए और उन्होंने रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फंडिंग फॉर इनोवेशन, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बातचीत की। अगला PLI स्कीम हमारी गवर्नमेंट लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क स्कीम, गवर्नमेंट का ये एम है कि हमारी कंट्री में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स डेवलप किए जाएं, सो दैट जो स्टेट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए और हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरी कंट्रीज़ पे है वो भी कम हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा। इम्पॉर्टेंट है फार्मा सेक्टर, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्दो प्रीलिम्स में भी किसी टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकता है।
ये था आज का न्यूज़ एनालिसिस। अब जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर देख लेते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। Second, as compared to consumer price index for industrial workers, the WPI gives less weight to food articles. Which of the statements given above is are correct? One only, two only, both one and two, neither one no two. तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि WPI जो है वो मंथली बेसिस पे अवेलेबल नहीं होता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा क्या है, CPI IW को हम जब कंपेयर करें तो WPI फूड आर्टिकल्स को कम वेट देता है। फूड आर्टिकल्स की वेटेज WPI में होलसेल पे होती है या फिर एक तरह से नेग्लिजिबल होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। आई होप आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे पाए होंगे क्योंकि हमने आर्टिकल कवर कर लिया था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।